हेलो योद्धाओं, एक बार पुनः एग्जाम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिर से करंट अफेयर्स, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पॉइंटर है। 10 दिसंबर तक ये अप टू डेट है। पीछे का करंट हमारा क्लियर हो जाएगा, इससे घटना चक्र की है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी, एक दूसरी करंट की बुक है उसके साथ ये आती है, और इसमें लगभग 32 पेज की है ये। इसको हम धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो हमारा पीछे का जितना भी करंट है वो आपको कुछ ना कुछ लगेगा ऐसा कि हमको थोड़ा बहुत आता है करंट। तो इसलिए इसको पढ़ेंगे आराम आराम से, जो पॉइंट या जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ने हैं हमको। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो अभी हाल ही में आया कि मतलब 2021 की अंतिम यात्रा। तो ये आपको याद रखना है, 2021 में अंतिम इन्होंने बांग्लादेश में यात्रा की थी। क्यों की थी, क्या कारण था कि वहाँ गए थे? बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में प्रतिभाग करने के लिए। अब 50वां विजय दिवस है तो मतलब बांग्लादेश कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश बना था 1971 में, 1971 में। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन हो जाता है 1971 था या 1972 था। ठीक, तो 50वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने गए थे बांग्लादेश। फिर आ जाते हैं, फ्रांसीसी लग्जरी फैशन ग्रुप चैनल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये पढ़ लीजिए आप, लीना नायर को। वर्तमान में ये यूनिलीवर की CHRO हैं। अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट पे क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। एक ये इम्पोर्टेंट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एलन मस्क को घोषित किया गया है। टेस्ला स्पेस एक्स के ये CEO हैं। एलन मस्क बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। अभी हाल ही में इन्होंने बहुत जल्दी में एक प्रयोग किया है कि जो सुअर हैं वो बंदरों के जो दिमाग में है वहाँ पे एक चिप लगाएंगे और जानेंगे कि वो कैसा सोचते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ तक एलन मस्क पहुँच गए हैं। और इनकी जो है इस समय प्रेजेंट टाइम की संपत्ति है लगभग $255 बिलियन, और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमीर लिख लेंगे यहीं पे, अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के। कौन? एलन मस्क। कंपनी क्या है इनकी? टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है कंपनी। और स्पेस एक्स इन्होंने किया है कि स्पेस में लोगों की को यात्रा करा रहे हैं, टूरिज्म स्पेस में इन्होंने खोल दिया है। अभी हाल ही में ये ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जैसे कि दुनिया में सबको जो है क्या हो, नेटवर्क की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हाल ही में इन्होंने अपने कुछ 51 या 52, सॉरी 46 शायद इन्होंने रडार जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे उसमें से 40 जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया में इनका लक्ष्य है कि लगभग 20 या 30 हज़ार सैटेलाइट ये मतलब छोड़ देंगे अंतरिक्ष में, जिससे कि नेटवर्किंग इनसे सारे लोग खरीदेंगे तो जो है इनकी कंपनी और ग्रो करेगी। ठीक, और इसका चीन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया क्योंकि जब सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे बेकार भी होंगे, बेकार होंगे तो वहाँ कचरा होगा, कचरे के लिए जो है बाकी देशों ने इनका विरोध किया है। फिर आया है टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर। इसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा घोषित किया जाता है। किसे? ओलिविया रोड्रिगो, अमेरिकी गायिका एवं अभिनेत्री हैं ये। फिर टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? वैक्सीन वैज्ञानिकों को, ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, वैक्सीन वैज्ञानिकों को। चलिए अच्छा, वैक्सीन वैज्ञानिकों से एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, कुछ 1 महीने पहले जो है भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। 100 करोड़। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 100 करोड़वां टीका किसे लगाया गया? तो ये याद रखना, तो पहला टीका किसे लगाया गया? पहला टीका ये शायद सबको पता होगा, ये एक सफाई कर्मी थे
मनीष कुमार। ठीक, ये क्या थे? सफाई कर्मी। और एक 100 टीका कह सकते हो, 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़वां टीका। ये किसे लगाया गया? एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, अरुण राय। अरुण रॉय, दिव्यांग, ये दिव्यांग है। ठीक, तो पहला टीका इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, इसीलिए हमने लिखवा भी दिया है यहाँ पे। तो टाइम हीरोज ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? वैक्सीन वैज्ञानिकों को। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। टाइम एंटरटेनर किसे घोषित किया? ओलिविया रोड्रिगो को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप कह रहे होंगे सारे इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, तो ये मैं कभी आपको बताऊंगा कि सारे इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो एलॉट एक स्थान है, कहाँ? इजराइल। ठीक, इजराइल में एक स्थान है एलॉट, जहाँ पे 70वीं मिस यूनिवर्स खिताब का, ये याद रखना है नंबर आपको। अब भारत की किस सुंदरी को 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है? हरनाज संधू। कहाँ की हैं ये? हरियाणा की हैं, हरियाणा की हैं। और ये इंडिया की 3rd नंबर की हैं। अब 3rd नंबर की हैं तो पहली कौन है? तो आप कहाँ लिख दें, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो 1994 में एक मिला था, एक को 2000 में मिला था, और इनको मिला है 2021 में। अभी तक 3 मिस यूनिवर्स हुई हैं भारत में। ये सुष्मिता सेन, और यहाँ पे लारा दत्ता है, लारा दत्ता, और ये तो है हरनाज संधू। तो कुल कितने लोगों को अभी तक मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है भारत की? वैसे तो टोटल 25 लोगों को मिला है ऑल वर्ल्ड में, लेकिन जो है भारत की जो है 3 है। पहली हैं सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता है, और तीसरी हैं हरनाज संधू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मोटर चालक ने अपने कैरियर का पहला फार्मूला 1 चैंपियंस का खिताब जीता है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला 1 है। तो मैक्स वर्स्टप्पेन, नीदरलैंड के हैं ये। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेसें जीतते हैं वो कौन है? लुइस हैमिल्टन है, लुइस हैमिल्टन, ये बहुत जीतते हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। और ये किस टीम के हैं? मर्सिडीज इनकी कार है, मर्सिडीज। ठीक, जैसे मान लीजिए भारत में महिंद्रा इनको अपनी टीम घोषित करे, अपने महिंद्रा के लिए ये रेस करे, या सुजुकी के लिए करे, हुंडई के लिए करे, ऐसे ही ये मर्सिडीज के लिए करते हैं। ये नंबर 1 है। ठीक, विश्व की प्रथम ऐसी सरकार जिसने अपने कामकाज को पूर्णतः कागज रहित घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई, यूएई की जो है राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात। आपको हमने ग्रुप में बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात इसे क्यों कहते हैं। ठीक, तो कागज रहित मतलब डिजिटल, टोटली डिजिटल सरकार हो गई है। देखा होगा आपने, डिजिटलीकरण हर जगह हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये पढ़ना है। डीआरडीओ द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीआरडीओ की स्थापना देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं लिख दूँ, एक हो गया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो गया नीरी, एक आता है नीरी, और एक आता है नेफेड। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी हुई 1958 में। और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई, फिर से बोल दे रहे हैं, आप लिख लेना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना हुई 1958 में। ये आप कह सकते हो रक्षा से संबंधित है,
ये जो है पर्यावरण से संबंधित है और ये आप कह सकते हो कृषि से संबंधित है। कृषि विपणन करती है ये पर्यावरण के लिए, और ये तो आपको पता ही है। अच्छा, दिल्ली में इसका जो है वो मुख्यालय है, नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये SANT सैंट मिसाइल है। इसका पूर्ण रूप क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। स्टैंड मतलब खड़ा करना, तो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक। और स्टैंड मिसाइल को दागा जाता है किससे? हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर में ये लगाई जाती है मिसाइल। सैंड मिसाइल का परीक्षण किया गया पोखरण रेंज राजस्थान में। चलिए एक क्वेश्चन और याद आ गया। अब बताइए, परमाणु परीक्षण हुआ था, 2 परमाणु परीक्षण हुए, यहाँ लिख देते हैं कहीं पे। आप ये सब क्वेश्चन अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं नोट कर लेना। पहला 18 मई, नाभिकीय परीक्षण भी इसे कहते हैं, 18 मई 1974 को। ये भी कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में। पोखरण राजस्थान में। इसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा हुआ 11 मई 1998। ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ। इसका नाम क्या दिया गया था? शक्ति। तो ये शक्ति हो गया, ये स्माइलिंग बुद्धा हो गया। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, अपोजिट आपसे पूछ देंगे और आप अपोजिट ही करके चले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और SANT मिसाइल को किसने डिजाइन में विकसित किया है? अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। बलरामपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से किया इन्होंने। सरयू नदी, सरयू नहर, बलरामपुर उत्तर प्रदेश। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत किन 5 नदियों को आपस में जोड़ने का प्रावधान है? आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो आपको ये 5 नदियाँ याद रखना है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। आप इसको G बना लीजिए, इसको S बना लीजिए, इसको R, इसको B और इसको R, GSRBR, ठीक। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? आपको ये याद रखेंगे, कितने होंगे ये याद रखना है। 9 जिले लाभान्वित होंगे, ठीक। किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त होता है? पर्यवेक्षक क्या होता है? जैसे कच्छ पर्यवेक्षक होते हैं, निरीक्षण करने वाले, कैसी क्या योजनाएं आप जो चला रहे हैं कैसी चल रही हैं, उसका निरीक्षण करने वाला कह सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA को, किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक। इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना शायद 30 नवंबर को हुई थी। देख लेना एक बार, डेट जो है नहीं हमको कन्फर्म है, बट सन कन्फर्म है। 23 नवंबर 2015 को हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस के पेरिस में हुई थी। किसने किसने की थी? इंडिया प्लस फ्रांस ने की थी, ठीक। और ख़ास बात ये याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप ये ना कर देना कि स्थापना फ्रांस में हुई थी, तो मुख्यालय भी। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, अपने भारत में गुरुग्राम में है। हाल ही में इसमें 3 सदस्य शामिल हुए हैं। अब कुल सदस्य इसके हो गए हैं 103। 101वां था USA, 101वां USA था। 102 एंटीगुआ था, और 130वां था बारबूडा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, हर हाल में आया, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई। कहाँ हुई? फ्रांस के पेरिस में हुई।
और किसने किसने की? इंडिया प्लस फ्रांस ने की। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। कुल सदस्य 103 है। 101वां यूएसए बना, 102वां एंटीगुआ बना, 130वां बारबूडा बने। चलिए ठीक। क्यों? इस सौर ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कह सकते हैं ऊर्जा प्रदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सोलर एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको नहीं, ये देख ले, अच्छा एक बार देख लेते हैं। विश्व में वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मानों में से एक है रॉयल गोल्ड मेडल। आगे देख लेते हैं किस लिए, क्यों इसकी बात कर रहे हैं। रॉयल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है RIBA, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, मतलब ब्रिटेन के द्वारा। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। ये भारत के आर्किटेक्चर हैं और भारत में इन्होंने प्रित्ज़कर अवार्ड जीता था, जो भारत का आर्किटेक्चर का मतलब कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बालकृष्ण दोषी को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। रॉयल गोल्ड मेडल कब से प्रदान किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक, ये याद रखना। तो फिर ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? वायु संस्करण। अभी जो है सतह से मार करने वाला था, वायु से। यह परीक्षण किस स्थल से किया गया? ITR चांदीपुर उड़ीसा, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। लिख देते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में है। यह परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? ये याद रखना है, सुखोई 30 MK1, ठीक। फिर आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है? केन और बेतवा को। बेतवा बुंदेलखंड में है, हमने बताया था, यहाँ पे जो है सूखा रहता है। केन में ज़्यादा पानी रहता है तो बाढ़ रहती है। इनको आपस में लिंक कर दिया जाएगा, तो जहाँ कम होगा वहाँ चला जाएगा, और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ, जहाँ कम होगा वहाँ चला जाएगा, और जहाँ नहीं होगा तो ज़्यादा से जहाँ है वहाँ आ जाएगा। इस परियोजना से जल संकट से जूझता कौन सा क्षेत्र? लगभग 44,064 कुछ करोड़ था बजट में, इसका प्रावधान किया गया इस बार। 1400 करोड़ रुपए इसकी परियोजना को क्रियान्वयन के लिए दिया गया है, ठीक। तो ये याद रखना। इस परियोजना से जल संकट से जूझता कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? जल संकट मतलब जहाँ सूखा है, बुंदेलखंड क्षेत्र। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश के ज़िले कौन से हैं? ये नहीं आपको याद रखना है। यही तो है, आपको क्या पढ़ना है वो सबको पता है, क्या नहीं पढ़ना है ये आपको ढूंढना है। तो ये आप जब ज़्यादा पढ़ेंगे तब आपको पता होगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित होंगे? ये याद रखना है आपको, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। जो उत्तर प्रदेश का हमारा दक्षिणी भाग है वहाँ पे हैं ये चीज़ें, आपको मैप में मिल जाएंगे। इस परियोजना से कितनी जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा उत्पादित होगी? ये भी अभी याद नहीं रखना है हमको। फिर आते हैं 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जब आ गया है तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो है शुरुआत 1961 में हुई, और पहला किसको मिला ये आप कमेंट में बताइए। बाकी हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो सारी मेहनत हम ही कर डालेंगे, तो आप क्या करेंगे। 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन है? नीलमणि फूकन जूनियर। ये 2020 का, दोनों एक साथ दिए गए 2020, और 22 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में। पुरस्कार इसमें 11 लाख रुपए है। हमने तीनों पॉइंट लिख दिए यहीं पे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे कुछ भी। 2020 का है। नीलमणि फूकन जूनियर, आसमिया असम के ये लेखक हैं। नीलमणि फूकन जूनियर, जूनियर मतलब है तो इनको पहले दे दिया गया, ठीक। और जो सीनियर है उनको बाद में कह सकते हो, या जूनियर छोटा होता है तो 56वां लिखा है। और दामोदर मोजो 57वें ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता 2021 के हैं ये कोंकणी उपन्यास के हैं। ये हम याद करने की ट्रिक आपको बता रहे हैं। जूनियर क्या होता है? छोटा होता है, तो 56वां आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ 56वां था, 57वां था। यहाँ चाहे आप जितना याद कर लें तो कुछ ना आपको तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार सही क्या कह सकते हो, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, ठीक।
इतनी बातें हमने बताई आपको। 1961 से शुरुआत हुई, 22 भाषाओं में दिया जाता है। 11 लाख, पहले 7 लाख दिए जाते थे, अब 11 लाख हो गए। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फूकन जूनियर को दिया जाता है। 57वें ज्ञानपीठ अवार्ड के विजेता कौन है? 2021 में दामोदर मौजू हैं। जैसे हमने पूछा था आपसे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और 51वां किसको दिया गया था? रजनीकांत को। 50वां किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अब। ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया? SRSAM। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल हो गया। ठीक। SRSAM सैम का पूर्ण रूप क्या है? शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको नहीं, सरफेस टू मिसाइल, सतह से, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, सतह से हवा। ठीक, तो ये सतह से हवा में मार करेगी। SRSAM याद रखना है आपको। परीक्षण कहाँ हुआ? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर उड़ीसा से हुआ। प्रथम परीक्षण कब किया गया? 22 फरवरी 2021 को किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड कास्ट लिविंग 2021 की सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग मतलब रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो तेल अवीव, इजराइल का शहर तेल अवीव। इसको आप गूगल करिएगा, आपको मिलेगा तेल अवीव, इजराइल का शहर। इजराइल की राजधानी आपको बतानी है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व के 10 सबसे सस्ते शहरों में शामिल भारतीय शहर कौन है? अहमदाबाद लो, सबसे सस्ता, महंगे कहीं नाम ही नहीं। फिर आ जाइए, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर क्या है ये? विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों हेतु DSTIC TPIMU रामानुजन पुरस्कार किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? तो ये पढ़ लेना है आपको, बाकी हमें नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन IMO द्वारा, 3 संस्थानों के द्वारा मिलकर दिया जाता है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार। ठीक। अच्छा, आप एक रामानुजन जो मूवी है, गणितज्ञ हैं ये सबको पता है, उसको आप देखिएगा यूट्यूब पे टाइम निकाल के। टाइम बहुत आपके पास है तो उसका यूज करिए, और कुछ अच्छी मूवियों में आप टाइम अपना वेस्ट करिए, ना कि साउथ की मूवियों में। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों DSTIC TPIMU रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता को, कोलकाता की हैं ये नीना गुप्ता है। ठीक, चलिए। SARS-CoV-2 ये कोरोना विषाणु का एक नया प्रतिरूप है। इसका वेरिएंट कौन सा है? ये आपको याद रखना है, इसका नंबर याद रखना है 11529 B1.1.529 1.1.529 B। WHO ने B1 को सार्वजनिक चिंता का विषय कब घोषित किया? 26 नवंबर 2021। क्या नाम दिया गया इसे? ओमिक्रॉन। आपको पता है ओमिक्रॉन सर्वप्रथम कहाँ से नमूने इसके प्राप्त हुए? बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है, और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, 2 जगह। सबसे पहला मरीज कहाँ मिला ओमिक्रॉन का? बोत्सवाना में मिला। इसका वेरिएंट क्या है? 11529। आपको याद रखना है, तो आपको वहाँ ये डॉट हटा के नहीं देंगे आपको, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। पहला टीका किसे लगा? मनीष कुमार को। और 100 करोड़वां टीका किसे लगा? अरुण रॉय को, जो कि दिव्यांग थे। ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। अग्नि मिसाइल के जो है 5 संस्करण हमने लॉन्च कर दिए हैं भारत ने। ठीक, तो जो पहला संस्करण है उसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर, दूसरा जो है उसकी मारक क्षमता है 250 किलोमीटर, तीसरा जो मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर, चौथा है जो उसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर, पाँचवा है जो उसकी मारक क्षमता है
5000 किलोमीटर। तो पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण और पाँचवा। अब भारत छठे की तैयारी कर रहा है, 7 से 8 हज़ार की तैयारी भारत कर रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, आप बताइए, क्योंकि थोड़ी लेंथी हो जाता है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वीडियो। अगर आपको ये क्या कहते हैं तरीका आपको लगता है कि थोड़ा डिस्कशन हो जाता है तो याद हो जाती हैं चीज़ें, तो आप कमेंट करिएगा, तो आगे बनाएंगे इसके वीडियो, नहीं तो इसको यहीं पे रोक देंगे। 32 पेज हैं इसमें, थोड़ा और जल्दी करेंगे तो 4-4, 5-5 एक पेज में देखेंगे, एक एक दिन में हो जाएंगे, तो आपका पूरा लगभग 1 साल का कुछ तो वीडियो तैयार हो जाएगा, हो जाएगा आपका। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।